देखिए, ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका दूत वाक्यम। और दूत वाक्यम में आप तिष्ठ से लेकर के राजान तक की का बारे में बताया गया है। इसकी पहचान करने के लिए सीधा से शब्द याद रखिएगा, इसमें दृश्यंत के बारे में बात की गई है। दृश्यंत समझ लीजिएगा बस, दृश्यंत नाम है, दुष्यंत। दृश्यंत मतलब उस बस याद रखिएगा, उससे याद रखिएगा, आपको बेहतर याद रहेगा। हाँ, तो इसमें जानते कहानी क्या बताइए। कहते अरे अब ठहर, केशव क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। केशव मतलब एक नाम भी सकता है, और केशव यहां पर किसी के बारे में से कहते हैं ना, केशव मतलब अच्छा होना होता है। कहते हैं कि अरे अब ठहर केशव, अरे अब ठहर केशव क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। केशव की सूक्ष्मता, अरे अब ठहर जा, क्यों केशव नहीं दिखाई दिया। अरे केशव की विशालता, केशव क्यों नहीं दिखाई दे रहा। यह केशव है क्या। बार बार केशव कह रहे हैं, केशव दिखाई दे रहा है, केशव है क्या। केशव की छोटा है, केशव बहुत बड़ा है, केशव है क्या, ये समझ नहीं आ रहा है किसी को। तब इसी में परेशान है कि केशव, इस सभा में केवल केशव ही केशव दिखाई दे रहे हैं। बार बार देखो, जैसे कभी कभी ना कहते ना, अरे वो है नहीं, ऐसा लगा कोई आवा है, ऐसा लगा कोई आवाज सुनाई पड़ी। तो वही कह रहे हैं, सभा में बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन बार बार केशव केशव की बातें हो रही हैं। कहते हैं अरे केशव केशव की बातें हो रही हैं, लेकिन केशव दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। बात समझ आ रही, बोलिए। फिर क्या कह रहे हैं कि अच्छा समझ में आया, अरे राजाओं, एक राजा एक केशव को बांधे, क्या स्वयं जाल में ही बांधे राजा गिर रहे हैं। मतलब एक राजा एक केशव को बांध सकता है, क्या सारे केशव को कोई एक राजा बांध नहीं सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी एक व्यक्ति पर विजय हासिल करनी है तो केवल एक विजय हासिल हो सकती है, लेकिन अगर सोचे कि कोई एक व्यक्ति से पूरे साम्राज्य की विजय हासिल करता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए जो भी राजा होना चाहिए वह सबके विचारों को समझ करके सबके जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल एक लोगों को समझाया, जैसे यहाँ बैठे सब 10 लोग हो, 10 लोगों के विचार को समझने वाला एक शिक्षक होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ एक को आ रहा है उसी को पढ़ाइए, उसी से बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं, जो 9 बाकी बैठे हैं उनको भी करना चाहिए। तो वही कह रहे हैं, सबको बराबरी का दर्जा देना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। बात समझ आ गई, यही पूरे लाइन का मतलब है, बस और कुछ नहीं है। बात समझ आ गई, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। आपका संतगत का एक नया चैप्टर है पंचशील सिद्धांत। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इस चैप्टर के 3 दोहे हैं, लेकिन तीनों में से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही दोहा है जो यह पंक्ति है, इसी का अर्थ पूछा जाता है। बौद्ध युग से लेकर के गृहीतवता तक की कहानी है। यह ये पूछा जाता है, यह बौद्ध युग से लेकर के एमा भवत तक पूछा जाता है। या तो देही बंत लिखा होगा या एमा भवत भी लिखा होगा, तब भी समझ लीजिएगा वही मतलब है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी दिखेगा समझ लीजिएगा कि इसी पंक्ति का है। पहचान करने के लिए आप सीधा जान लीजिएगा, बौद्ध युग लिखा रहेगा, समझ लीजिएगा पंचशील सिद्धांत का मतलब है। ठीक है, बौद्ध युग का मतलब। अब इसके बारे में समझ लेते हैं, बौद्ध युग की कहानी क्या है, और इसके बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त किए थे, किंतु आज के सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार पर तथा विश्व बंधुत्व एवं विश्व की शांति के साधन है। मतलब जो कहते ना, ज्ञान देने के लिए हमारे बौद्ध भगवान भी थे, देखा होगा पीछे फोटो लगी है ना बौद्ध जी की। तो वो बहुत कहते ना कि इंसान को लालच रहता है, इंसान को सब कुछ प्राप्त करने की मोह रहता है, लेकिन उन्हें सब कुछ त्याग करके ऐसे विचार दिए, ऐसे सिद्धांत दिए जिनका आज भी वर्तमान समय में, और ये ऐसे विचार थे जो जीवन की व्यक्तिगत, अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं इन विचारों को तो आपके जीवन की उन्नति हो जाती है। कहते हैं व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए सिद्धांत दिए गए थे, और आजकल के जो वही सिद्धांत जो है इनके आज जो है विश्व शांति बनाए रखे हैं। एक देश दूसरे देश से संबंध बना रखा है, संबंध कैसे होने चाहिए, किस प्रकार कार्य करना चाहिए, उस पूरे संबंध के बारे में बता रहे हैं ये बौद्ध सिद्धांत। फिर क्या कहते हैं, राष्ट्र नायक, क्योंकि इस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्र नायक जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल के समय, जब राष्ट्र नायक मतलब उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के समय की वो घटना है। कहते हैं कि उस समय, ठीक है,
एक पॉज कर दो भैया। देखिए, तो इसे बताया गया कि बौद्ध युग के जो सिद्धांत थे, उन्होंने बताया कि ये सिद्धांत आज के समाज के लिए विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के कार्य करते हैं। और यही जब हमारे प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनके समय में ही क्या हुआ था, चीन के साथ भारत की मैत्री हुई थी। पहले चीन और भारत का युद्ध हो चुका था, 1962 की बात है। अब 1962 में चाइना के साथ हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। तो कह रहे हैं भारत और चीन के बीच जब मैत्री संबंध हुआ, मित्रता बढ़ गई, तो उसी मित्रता के संबंध में जो मित्रता हुई थी दोनों के बीच में, भारत और किसके बीच में, चीन के बीच, तो वो पंचशील सिद्धांत दिए गए थे। तभी पंचशील सिद्धांत दिए गए, किसके समझौता हुआ, भारत और चीन के बीच हुई। क्योंकि दोनों ही देशों में बौद्ध धर्म के लोग आस्था रखते हैं, जान लो। भारत में भी बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं, और चीन है, हाँ, बौद्ध धर्म के लिए चीन ही है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म पहले चीन में था, लेकिन चीन से बाद अब सबसे ज्यादा जो गढ़ है बौद्ध धर्म का वो तिब्बत है, ठीक है, तिब्बती कहते हैं। तो उनके बीच में संबंध बनाया गया, और इस संबंध के आधार पर एक दोस्त, क्योंकि दोनों देशों में कौन लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। बौद्ध धर्म के लोग अपनी आस्था बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच एक मित्रता का संबंध बनाया गया। वही संबंध, वही कहलाया पंचशील सिद्धांत। इन पंक्तियों का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो पंचशील सिद्धांतों का मतलब समझे, उन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करें, तो हमारे जीवन में एक नई शांति, सद्भावना, विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। बात समझ आ गई? यही है इन पंक्तियों का अर्थ, और ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है भैया। इसके पहले हम लोगों ने संस्कृत में एक चैप्टर पढ़ा था, आपका पहला देखा भी होगा वीडियो गेम में। चैप्टर का नाम था जातक कथा। तो जातक कथा में दो प्रकार की कहानियां हैं। पहली कहानी हम लोगों ने पढ़ लिया था उल्लू जातकम की, जिसमें बताया गया था कि पशु और पक्षी में राजा बनने की होड़ लगी हुई थी। तो उसमें पशुओं का राजा शेर को बताया गया था, तो उसी प्रकार पक्षियों के समाज में भी देखा गया कि राजा जो है नहीं मिला था, राजा बन ही नहीं रहा था। सारे पक्षियों ने एक निर्णय बनाया, उन्होंने उल्लू को बनने के लिए कहा कि राजा हमारा उल्लू बन जाए, लेकिन उसमें कौवा जाकर के टांग अड़ा देता है। कहते ना, तुम गांव बोल देते कहावत, तुम कौवा इतना टप दे बोल देते कौवा हुआ, तो वही वाली कहावत है, कौवा जाकर जो टांग अड़ा देता है तो उसको रोक देता है कि इसका मुंह इस तरह है, अगर ये राजा बन जाएगा, इसका राज सिंहासन मिल जाएगा, राजा मुकुट धारण कर लेगा, तो इसका मुंह कहीं भी जाए, कहीं ना तुम्हारा मुंह उल्लू जैसा है, लोग बोल देते हैं। वही मतलब इसके मतलब। तो दूसरी कहानी है नृत्य जातकम की, और इसमें पूरी पंक्ति का ही दोहा आता है, और तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि आगे कहानी क्या है। तो हम लोग ये लाइनें जो हैं अतीत से प्रारंभ होती हैं या अतीते से, ठीक है, अतीते से प्रारंभ होती हैं। अतीते प्रथम कल्पे, यहां से लेकर के प्रथम कल्पे, यहां से लेकर के इन पंक्तियों का लास्ट में अर्थ है आगच्छत तक, स्वग्रहम आगच्छत, स्वग्रहम आगच्छत, यहां तक की बात इसमें समझाई गई है। क्या कहानी है इसके बारे में हम लोग अच्छे समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। कहते हैं प्राचीन काल में प्रथम कल्प चौपाया, चौपाया उसने बताया था, चौपाया मतलब पशुओं का झुंड कहते हैं, चौपाया मतलब पशुओं का एक झुंड। कहते हैं प्रथम कल्प का समय था, पहला समय था चौपाया, मतलब पशुओं के जो सिंह थे, पशुओं का जो राजा था, राजा किसको माना गया था, सिंह को। पशुओं ने जो चौपाया ने सिंह को राजा बनाया, मतलब जो पशुओं के राजा थे उन्होंने किसको राजा बनाया था, सिंह को बनाया था। पशुओं में राजा कौन बना, सिंह। जानते हो पशुओं का राजा सिंह होता है, शेर होता है। वैसे बताया उन्होंने कि पशुओं ने अपने एक राजा का निर्णय किया, उस निर्णय में किसको राजा बनाया गया, सिंह को, अर्थात शेर को। मछलियों ने आनंद मत से, मतलब भाई जैसे पशु होते हैं वैसे ही मछली भी तो होती है, पानी में रहती हैं, तो मछलियों ने भी एक, उन्होंने कहा हम भी अपना राजा बनाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मछलियों में उन्होंने एक आनंद नाम की एक मछली थी, आनंद मत से मछलियों ने कहा हम अपनी रानी बनाते हैं, मतलब रानी राजा जिसको कहते हैं, उन्होंने बनाया। मछली का नाम था क्या, आनंद मत्स्य। मत्स्य मतलब मछली, आनंद मछली को राजा बनाया गया। मछलियों ने किसको बनाया, आनंद मछली को बनाया। बस समझे।
इसी प्रकार पक्षियों ने, तो पक्षियों में बनने के लिए कौन गया था? उल्लू। टांग कौन है? कौवा। तो ना उल्लू बना ना कौवा बना, उसी जगह पर बन गया। राजा बनने में किसको बनाया गया? तो बनाया गया हंस को। किसको बना? राजा। पक्षियों में राजा कौन बन गया? हंस। कहते हैं पक्षियों ने स्वर्ण हंस को राजा बनाया। किसको राजा बनाया? स्वर्ण हंस। स्वर्ण मतलब देखे हंस सफेद, हाँ स्वर्ण मतलब होता है सभी गुणों से युक्त। स्वर्ण मतलब सफेद, वर्ण मतलब कलर, अर्थात उसके अंदर सभी गुण थे, इसलिए हंस देखते वैसे भी। हंस किसका वाहन है? सरस्वती माता का है। हाँ, तो कहते हैं स्वर्ण हंस को बनाया गया पक्षियों में राजा। कहते हैं स्वर्ण हंस, राजहंस की पुत्री हंस पोतिका हंस कुमारी अत्यधिक रूपवती थी। मतलब जो हंस समाज था उसी में उनकी एक पुत्री थी। हंस की समाज, जो हंस परिवार था उसी में एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था हंस पोतिका। पुत्री का नाम हंस पोतिका था। भाई जैसे समाज है हम लोगन का, तो समाज में तो कोई एक लड़का लड़की जन्म तो लेता है ना, वैसे ही हंस समाज में वहां पर हंस राजा की एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था हंस पोतिका। वो बहुत रूपवती थी, बहुत सुंदर थी। हंस पोतिका क्या थी? बहुत ही सुंदर थी। उस हंसराज ने उस हंस कुमारी को वर दिया कि अब वह अपने मनोनुकूल पति का वर्ण करे। मतलब जो हंसों का राजा था उसने अपनी पुत्री से कहा तुम अपने अनुसार अपने पति का चयन करो। कौन कह रहा है? जो राजा बन चुका है पक्षियों का, कौन? हंस। उसने कहा, उसकी पुत्री बड़ी सुंदर थी, उसने कहा कि हम राजा हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा भरत की, वो पढ़ा था भरत, सॉरी कह रहे हैं, हाँ भरत ने ही, या उसमें आपने तुलसीदास के बारे में 10th में पढ़ा होगा कि जब धनुष तोड़ा जाता है उसमें राजा जो होते हैं, बहुत सारे राजा होते हैं, तो उनमें नियम होता था कि धनुष को जो तोड़ देगा वही सीता माता से विवाह करेगा, जनक, है ना। तो वो नियम था, मतलब अपने मन के अनुसार आप शादी ब्याह कर रहे हैं। वैसे ही हंस की जो पुत्री थी बहुत सुंदर थी देखने में, तो उसकी पुत्री ने कहा कि आप जो है अपने अनुसार अपने पति का चयन करिए। पति मतलब वर्ण का चयन करिए, बात समझिए, अपने पति क्या करिए? चयन करिए। यहां तक बताइए, बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए, समझ में आ गया होगा। फिर कहते हैं वह हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय के पक्षियों के समुदाय को इकट्ठा किया। जैसे याद करो, इसके लिए आप ये समझिए, जैसे आपने जब शुरुआत में सीता माता का विवाह हो रहा था तो जनक ने क्या किया था, जितने भी अड़ोस पड़ोस के जितने भी राज्य थे उन्होंने सबको न्योता दिया था कि आप आइए और अपनी क्षमता का प्रदर्शन कीजिए, जहां ये धनुष तोड़िए। वैसे ही जो हंसराज था, पक्षियों का जो समूह था, वहां हिमालय पर्वत के आसपास जितने भी पक्षी समुदाय था उसको न्योता दे दिया गया। काहे लिए न्योता किस लिए दिया गया? विवाह करने के लिए। किससे विवाह? हंसराज की पोती, मतलब पुत्री हंस पोतिका से विवाह कर। कहीं तो मनपसंद, कहीं ना जैसे मार्केट जाओ तो कपड़ा लाइन लगा दे, ले हो, वाले हो, वाले हो, वाले हो, फिर अपने साथ चुन लियो, वही वाला छटनी करेगा। तो बुलाया गया सबको। फिर कहते हैं हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद पति को चुने। उसने पक्षी समुदाय पर दृष्टि डालते हुए नील मणि के रंग की गर्दन और रंग बिखरे पंखों वाले मोर को देखकर कहा कि यह मेरा स्वामी। मतलब वो हंसराज की जो पुत्री थी हंस पोतिका, उसने देखा कि सब तो चिलबिलेट आएंगे, जैसे सकल तेर में कौवा जैसे काल, है ना, बस भी सब तरह के पक्षी थे, लेकिन कहते ना मोर देखो जब डांस करता है कितना अच्छा लगता है। वही कह रहे हैं जिसके पंख नील मणि के समान है, नीले कमल के समान है, नीले मणि के समान है, उसको देख करके हंस पोतिका जो थी मनमोहित हो गई। उसने कहा यही हमारा स्वामी है। कौन? मोर। उसको अपना स्वामी बना लिया। फिर कहते हैं हंसराज, फिर आगे क्या कहते हैं, उनकी पुत्री वही जो कहते हैं मोर ने यह कहते हुए कि आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो, अर्थात अभी तुमने मेरा परिक्रम ही देखा कहाँ है। मतलब बड़े गर्व से निर्लज्जा पूर्वक उस बड़े पक्षी समुदाय के बीच पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया, नाचने होते नग्न हो गया। बात समझ रहे हो? जब
शी डांस कर रहा है, क्योंकि उसके पंख बहुत बड़े होते हैं, वो डांस करता देखो कितना बड़ा फैल जाता है। तो उसने कहा कि जो बाकी बात समझो, जब उसने कहा कि मेरा स्वामी है, तो मोर ने कहा आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो। जब वो बल, तो बल के चक्कर में क्या करें, वो डांस करने लगे। कौन? मोर डांस करने लगे। तो जब पंख थे तो पंख से शरीर ढका हुआ था, जब डांस ऊपर कर लिया, उसका शरीर नग्न अवस्था में हो गया। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नाचना शुरू किया, नाचने में सुवर्ण हंस ने लज्जित होकर कहा इसे तो न संकोच है, ना ही पंखों को उठाने का लज्जा, इस निर्लज्ज को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। कौन कहा ये बात? राजा ने कहा, हंसराज वही राजा थे। उन्होंने कहा कि बताओ, इनका शर्म नहीं समान बैठे इतने लोग हैं और ई डांस कर रहा, और डांस कर पंख उठा मां नाचे लगे, वही नग्न अवस्था में हो गए। बताओ, इसकी अपनी इज्जत खुद पाई नहीं, ये मैं बिटिया का इज्जत बनाएगा। ये कौन समझ रहा है? ये राजा कह रहा है कि मैं इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा। यह मेरी पुत्री से विवाह योग्य है ही नहीं। विवाह योग्य होता तो समाज में अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान, मर्यादा बनाए रखता। ठीक है। हंसराज ने उसी परिषद में के बीच अपने भांजे हंस कुमार को, हंसराज ने अपने भांजे मतलब वही परिवार का, उसने हंस कुमार ने क्या किया, अपनी पुत्री को पुत्री दे दिया। और मोर हंस पुत्री को न पाकर लज्जा रहित उस स्थान से भाग गया। हंसराज प्रसन्न मन से अपने घर को चला गया। मतलब बात समझे? ये वही प्रक्रिया है, इसको आज की दृष्टिकोण समझो। मतलब वहां पर क्या कहा गया, उसने कहा तुम्हारी पुत्री नहीं देंगे। उसी समाज में बैठा एक हंस का परिवार का सदस्य था, उसका भांजा, उस भांजे को अपनी पुत्री को दे दिया, कहा कि यही इससे शादी वरण होगा, शादी करा दिया। और जब अब क्योंकि मिलनी किसको थी, मोर को, मिली नहीं, किसको मिल गई, हंसराज को मिल गई, वही हंस समाज के भांजे को मिल गई। मां लज्जा की वो मार एकदम खिसिया गए। कहावत ना, खिसियान बिल्ली खंबा नोचे, वही वाली कहावत है कि वो बेचारा लज्जा रहित होकर के वहां से वो चला गया। ये आज की यही कंडीशन है कि आज के समाज में क्या है कि लोग रील बनाने के चक्कर में ये नहीं देखते हैं कि उस रील से हमारे ऊपर या हमारे समाज के ऊपर हमारे मम्मी पापा देख रहे हैं या हमारे कोई जान पहचान वाला देख रहा है। बस केवल रील में व्यूज बढ़ाने के लिए और समाज के लिए, चाहे जिस तरह कपड़े पहने, चाहे जिस तरह का व्यवहार करें, ये करने लगे। तो ये कथा वहां से नहीं है, ये कथा आज के दृष्टिकोण को देख रहे हैं। नृत्य जागतम मतलब कि नाचे के चक्कर में तुम अपन मर्यादा, प्रतिष्ठा, सम्मान भूल जाते हो। इस चैप्टर का नाम है नृत्य जातकम। नृत्य मतलब नचनिया वाला, जिसे कहें ना, तुम नचनिया हो, नाच कूद रहे हो, वही वाली हालत में कहानी बताई गई। इस वर्तमान चीजों से जोड़ा गया है। बात समझ आ गई? तो ये कहानी जो है आपकी कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट चैप्टर में